तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन वाले दिन के लिए, जहां निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, लेकिन कल के बड़े कोहराम के बाद डर और थोड़ा सा सावधानी का है माहौल, और दुनिया भर के बाजारों से भी संकेत कोई खास अच्छे नहीं। ऐसे में एक्सपायरी के दिन कितना दबाव, और क्या गिफ्ट निफ्टी जो थोड़े हल्की कमजोरी के संकेत दे रहा है वही काफी है, या ज्यादा गिरना पड़ेगा? 21,000 बचेगा या टूटेगा? रिकवरी आएगी तो कितनी, और कितनी टिकाऊ, है ना? ढेर सारे सवाल है, कोई बात नहीं, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिद्धि। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पूरी लिस्ट तैयार है जी सवालों के साथ जो आपसे पूछने। कल क्या हुआ? कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन पेपर इतना लंबा होता है, बोलते हैं अरे 3 घंटे बहुत कम पड़ गए। हाँ, है ना, थोड़ा बड़ा होता टाइम, या मतलब जवाब सारे आ रहे थे लेकिन पेपर बड़ा लेंदी था। है ना, आज वैसे ही माहौल है, बड़ा लेंदी पेपर है, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे और विद इन टाइम करेंगे। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्या कुछ करना है आपको। पहले तो बताइए सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से पहले लेते हैं। अमेरिका में देखिए, कल के सेशन में कमजोरी हुई है, अच्छी खासी हुई है, बढ़िया वाली। 550 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा है डाउ, 225 अंक लुढ़कता हुआ दिखा है नेस्डेक। निक्केई समेत सारे एशियाई बाजारों में अच्छा खासा करेक्शन और तेज गिरावट का माहौल वहां पर भी आपको नजर आएगा। और गिरावट का माहौल आपको दिखेगा चीनी शुगर के दाम तेजी से घटते दिखे 9 महीनों के निचले स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और आज एक और दमदार लिस्टिंग के लिए हो जाइए तैयार। आइनॉक्स इंडिया धमाकेदार एंट्री करने को है तैयार। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट का तो पूरा एक्शन है, वहां पर अनिल जी से बात भी करनी है, राय भी लेनी है। अनिल जी, ऑफकोर्स सबका सवाल यही है कि कल क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट कैसे समझना है, इस पर आपसे चर्चा करनी है। बट कल हमने सबसे पहले गिरावट दिखा दी और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में आप देख रहे हैं। कल शाम अमेरिका में 1.5% तक की गिरावट है। आज सुबह अक्रॉस एशिया आपको इस समय कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो एक बार ये जो ग्लोबल मार्केट पिक्चर है हमारे गिरने के बाद, इस पर भी एक बार नजर डाल दिए, फिर कल के एक्शन की हमारी बात करते हैं सर। देखो, वैसे मार्केट में कई सारे लोग हैं जिनके अच्छे खासे दोस्त होते हैं। उनके हर मार्केट वाले के 1-2 दोस्त ऐसे पक्के होते हैं जो इवेंट हो जाने के बाद बोलते हैं, देख मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था ध्यान रखना, या मैंने पहले ही कहा था ना ऐसा हो सकता है। ऐसे दोस्त सबके होते हैं। तो इसलिए, और वो उसकी क्रेडिट ले लेता है। तो हम भी आज एक काम करेंगे, हम भी इस चीज़ की क्रेडिट ले लेते हैं कि कल हम गिरे, हमने अमेरिका को कहा था देखना, ध्यान रखना, गिर जाओगे तुम। तो अमेरिका गिर गया। हाँ, अब क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं लेते अलग बात है। और वैसे अमेरिका कोई फर्स्ट हाफ में गिरा नहीं। अगर डाउ आपके सामने में लेके आऊँ तो पहला मतलब ऐसा पूरा हमारे देखिए सिमिलर, हमारे जैसे ही बिल्कुल। तो इसलिए हम और भी ज़्यादा क्रेडिट लेंगे, ये भी हमारी तरह ही गिरा है। देखो, अमेरिका में डाउ का चार्ट और निफ्टी का चार्ट आपको इसलिए भाई भाई है एकदम। कुंभ के मेले में बिछड़े, एक हिंदुस्तान में रह गया कि अमेरिका पहुंच गया। वैसा वाला हाल है। सो बिल्कुल कमोबेश वैसा ही ट्रेंड था। और अगर अमेरिकी बाजारों में जाकर ढूंढने की कोशिश की, भारतीय बाजारों में क्यों गिरे उसका तो हम पोस्टमार्टम करेंगे ही, लेकिन अमेरिका में क्यों गिरे कल, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से क्यों गिरे जैसा हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी घटा, ठीक है? तो उसमें अगर आप ढूंढने भी जाएंगे तो ढूंढ ना पाएंगे कारण क्या है, क्योंकि ऐसा कोई खास कारण नहीं था। ऐसा कोई खास कारण नहीं था जिसकी वजह से आप अमेरिका में घटे, एक्सेप्ट 9 दिनों से आप लगातार एक तरफा तेजी दिखा रहे थे। एक करेक्शन की जरूरत थी। आप करीबन 38,000 के आसपास पहुंच चुके थे, और वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग किसी न किसी दिन आनी तय थी। और दीप, आपको याद होगा जब आपने कहा भी कि वो 3 फेड के महानुभाव ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाइयों देखो, हमने ऐसा नहीं कहा कि हम 3 बार रेट काटेंगे, आप गलत समझ रहे हो, आप अति उत्साहित हो रहे हो। लेकिन कई बार होता ना, मैं नहीं सुनता, जाओ कर रहे हैं ना, ये तो बोलते रहते, क्योंकि हम बुलिश तेजी के मूड। और इसलिए हम बात भी करें तो कि किसी भी दिन बाजार को जिस दिन रियलाइज होगा उस दिन झटका दे सकता है। तो झटका तो आया, रियलाइज फिर भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप बाकी इंडिकेटर्स देखिए, बॉन्ड यील्ड लेके आता हूँ मैं आपके सामने, डॉलर इंडेक्स लेके आता हूँ, कच्चा तेल लेके आता हूँ, ज़्यादा कोई बदलाव किसी भी इंडिकेटर्स में नहीं है। कच्चा तेल वही आपका 79 के आसपास है। बॉन्ड इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स लगभग वहीं पर चल रहे हैं। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड थोड़े से कम घट के ही आए। सो बॉन्ड मार्केट ने या किसी और ने नहीं कुछ ट्रिगर किया। अगर ट्रिगर किया है थोड़ा बहुत, अमेरिका में भी आप पोस्टमार्टम करके जानने की कोशिश करें क्यों घटा, तो वहाँ पर भी कुछ एक्सपायरी वगैरह थी कुछ इंडेक्स की, उसका थोड़ा सा प्रेशर रहा है। एक तरफा तेजी के बाद लोग थोड़े ओवरबोर्ड थे और एक्सपायरी के दिन उतर गए। और वो इस बात से भी समझ में आता है कि गिरावट उनकी भी सेकंड हाफ में एक्सपायरी की नज़दीकी हुई है। सो कल की अमेरिका की 550 पॉइंट की गिरावट से अगर आपको ये लग रहा हो कि डाउ की तेजी पर ब्रेक लग गया, डाउ ने यू टर्न ले लिया, आज के बाद कभी नहीं बढ़ेगा, जो ये 37,500 38,000 की रेंज में पहुंचा है, अब इसको पार करने में बहुत टाइम लगेगा, सब कुछ खराब है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। वहाँ भी एक्सपायरी से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड
ओवरबॉट होने की वजह से बाजार में एक करेक्शन आना था। और देखिए एक चीज़ बता दूँ, इंडिया हो अमेरिका हो, तेजी के मार्केट में, बुल मार्केट में ऐसे शार्प करेक्शन आते हैं, जब बढ़ते तो भी शार्प बढ़ते हैं, करेक्शन आता है तब भी शार्प करेक्शन आता है, और उस करेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस हिलाता है वो एग्जैक्टली। कि मैंने गलती तो नहीं कर दी लाइफ हाई पे लेके, मैंने गलती तो नहीं कर दी। और ये आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर आता है तो गलत कुछ नहीं, दिमाग में आना गलत नहीं है, लेकिन उस पर क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये अमेरिकी बाजारों का विश्लेषण है। एक तरफा तेजी के बाद एक अच्छे हेल्दी करेक्शन की अमेरिका में जो जरूरत थी वो कल आया है, कल उसकी शुरुआत हुई है, ये कल आके खत्म हो गया, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, हल्के फुल्के थोड़े बहुत अमेरिकी बाजार ठंडे हो सकते हैं एक तरफा तेजी। That's it। तो इसमें फिर हमारे बाजार की बात करते हैं सर, क्योंकि जो आप कहते हैं सबको डायग्नोसिस करने में मजा आता है, पोस्टमार्टम करने में मजा आता है, वही हम होते हुए देख रहे हैं। अब कल हमारी गिरावट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बाजार में चल रही थी, बढ़ते कोविड केसेस का डर है, कुछ ऑपरेटर्स पर सेबी की रेड पड़ी थी उसका डर चल रहा है, विक्स ऊपर चला गया है, बाकी कुछ फैक्टर्स हैं, प्रेशर डाल रहे हैं लोग। क्या समझना चाहिए सर कल की गिरावट का, क्योंकि सडन फॉल आई थी और जब गिरावट आई थी काफी सिवियर आई थी, उसके बाद संभले नहीं हम। प्रॉब्लम गिरावट में नहीं थी, बाजार गिरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बाजार संकेत नहीं दे रहा। सोमवार मंगलवार 2 दिन बाजार ऊपर से ठंडा हो रहा था, लाइफ टाइम हाई भी आपने मंगलवार को बनाया जी। उसके बाद भी ठंडा हुआ ये कि कल की गिरावट में दिक्कत क्या हुई जी। दिक्कत ये हुई कि 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये डिसाइड करना था तीसरे दिन के हमको करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर चले जाना है या थोड़ा और नीचे आना है। कल का दिन ये निर्णायक था। अब इस निर्णायक में कंफ्यूज कर दिया डाउ ने। अगर डाउ 350 अंक नहीं चढ़कर बंद होता परसों, तो कल आप ऊपर नहीं खुलते, नया हाई नहीं बनाते, कल ऑटोमेटिकली आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते। 21,175 21,250 की सपोर्ट रेंज में जहां आपको आना था आप वहां पहुंच जाते। करेक्ट। लेकिन हुआ उल्टा, डाउ ने कंफ्यूज कर दिया। सबने 2 दिनों से जो ठंडी की थी पोजीशन काटी थी, चलो फिर से लो, और ब्रेकआउट भी मिल गया आपको 21,525 के ऊपर, 21,600 के आसपास पहुंचे भी, तो लॉन्ग हो गए शॉर्ट होने के बजाय। तो पहली चीज तो वहां गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज गड़बड़ क्या हुई, तेजी का मार्केट है, सारे प्रमोटर्स फंड्स जितने ब्लॉक कर रहे हैं आराम से बिकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अब जब माल आराम से बिक रहा है तो कोई तोड़ के क्यों बेचना चाहता है भाई। तो गिरने की स्पीड और गिरने की क्वांटम दोनों शॉकिंग थी। कि एक तो लोगों को क्या लगता है, मतलब आजकल पुट राइटर कितना गिर जाएगा, गिर के 100 पॉइंट 50 पॉइंट, इससे ज्यादा क्या, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है एक। और दूसरा, गिर के कितना गिरा, अभी गिरना शुरू करेगा 3 बजे तक 100 पॉइंट घटेगा, इससे ज्यादा क्या। तो गिरने की क्वांटम और स्पीड दोनों ने ऑफ गार्ड, मतलब जो नींद में रहे, कहते हैं ना कि या ओवर कॉन्फिडेंस में या नींद में, आदमी 2 ही तरीके में मरता है। एग्जैक्टली। या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि क्या हो जाएगा, या सोया हो। तो कल वो दोनों तरह के ट्रेडर्स की ऐसी तैसी हो गई, बुरा हाल कर दिया। हाँ। सो ये 2 चीजें कल अनएक्सपेक्टेड हो गई जिससे गिरा। अब गिरने के बाद कारण तो, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे आसान काम पोस्टमार्टम है। मरने के बाद पोस्टमार्टम करके बताओ कि क्यों मरा, है ना। और मरने वाला तो बोल भी नहीं सकता कि तुम्हारा कारण सही है कि गलत है, करेक्ट, मानना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल काम तो डायग्नोसिस है। गिरने के पहले पता चल जाए, 9:15 बजे पता चल जाता है कि 3:30 बजे कहाँ होंगे, फिर तो मतलब दिव्य दृष्टि हो गई एकदम से, है ना। सो अब गिरने के अगर आपको कारण चाहिए तो मैं आपको 7-8 कारण बता देता हूँ। पहला कारण सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं कि जिसकी वजह से बैंक्स गिरे, और बैंक्स ने दबाव बनाया कि आरबीआई ने जो एआईएफ जो फंड्स हैं उन पर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने पर बैन लगाया है। वो जो गाइडलाइंस आई वो भारी पड़ती थी। आरबीआई नहीं चाहता कि घुमा फिरा कर आप पैसा इधर से उधर करिए, तो वो गाइडलाइन सही थी, और उससे बैंक्स पर कुछ एनबीएफसी पर असर पड़ना लाजमी था, वहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई। दूसरी, कल मार्केट में, अब सही है गलत है भगवान जाने, हमें नहीं पता, लेकिन ये खबरें बड़ी चली थी, मार्केट के कई सारे ऑपरेटर्स, बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स, उनके यहाँ सेबी की तरफ से रेड आई है। अब किस कारण से आई है, नहीं आई है, लोग 5 से लेकर 100 लोगों तक पे बता रहे हैं कि रेड आई है। आई डोंट नो सेबी के पास 100 लोगों पर एक साथ रेड डालने जितना मैन पावर है क्या, बट लोगों का है मानना, जो मान ले। एक खबर, ये सारी खबरें चल रही थी। तीसरा ये कि कोविड की फिर से चिंताएं बढ़ रही है, लोगों लोग अरे लॉकडाउन आ जाएगा या सब अपने अपने मन से दिमाग से लगाते हैं। एक और बड़ा कारण जो फैक्ट बेसिस पे कि एफआईएस की खरीदारी में थोड़ा धीमापन आया है, वो उतना दम लगा कर नहीं खरीद रहे थे पिछले 2-3 दिनों में, तो वो थोड़ा सा एक कारण है। वायदा कारोबार में कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में वगैरह में मार्जिन में बढ़ोतरी की है एनएसई बीएसई ने, तो वो भी थोड़ा सा आपको लॉन्ग पोजीशन पर थोड़ा सा आपको टाइट करता है। प्रमोटर्स
दम लगाकर बेच रहे हैं। कई सारे फंड्स हैं जो ब्लॉक्स में बिकवाली करते, तो काफ़ी पैसा स्क्रीन पर आने के बजाय ब्लॉक्स में जा रहा ब्लॉक्स में जा रहा है। है। ठीक है, Exactly. वो एक कारण है। और कल के सेशन में जी बताऊँ मैं, आप सोचेंगे कल कितने ब्लॉक हुए हैं। कल की ब्लॉक डील्स बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। 8,600 करोड़ की टोटल ब्लॉक डील्स हुई, जिसमें एक अकेला एमबीसी का 6,170 का है, जो आप एक तरह से छोड़ दो कि चलो वो डेट टाइप का मामला है, फिर भी बाकी आपके 2400 करोड़ के ब्लॉक्स इक्विटी में हुए हैं। आईपीओ मार्केट में लोगों का मानना है काफ़ी कुछ पैसा जा रहा है, थोड़ा बहुत कि वहाँ पर भी अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, यूफोरिया टाइप माहौल बन रहा है, तो ये थोड़ी सावधानी। तो ये कई सारे कारण ढूंढने पर मिल गए हमें आराम से। इस बीच में कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि विक्स भी बढ़ा है, लेकिन विक्स तो ठीक है, मेरा ये मानना है कि इन सब की वजह से विक्स बढ़ा है, विक्स की वजह से ये सब नहीं हुआ है ना। सो बट ये भी है। सो ओवरऑल ये सारे कारण ढूंढने से मिल गए जिनकी वजह से कल दिक्कत होती हुई दिखी है। सो आई थिंक अब इनमें से आपको जो कारण पसंद आए, यू कैन चूज, यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस ऑल्सो। रीजन से इसके बाहर और कुछ नहीं, इसके बाहर अगर रहते हैं कि बस एक तेज उछाल के बाद, बड़े रनअप के बाद, अच्छी तेजी के बाद एक जो मुनाफा वसूली होनी चाहिए, बाजार को हल्का होना चाहिए, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकल जाए, दैट इज स्टैंडर्ड रनिंग कमेंट्री। वो आप मान टेक्निकल करेक्शन। हाँ, सो टेक्निकल करेक्शन। सो ये है ढूंढने से कारण। अब इनमें से आपको क्या, ये कारण बताने के पीछे कारण क्या है, इनमें से कौन सा कारण है जो आपको परमानेंट लगता है, परमानेंट लगता है, अच्छा स्थायी, थोड़ा लंबे समय के लिए, उसके ऊपर आप फोकस कर लो। क्या आपको लगता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन उसका रोज असर होगा? नहीं। सेबी की अगर रेड हुई भी है तो रोज होगी? नहीं। कोविड की चिंताएं बढ़ती हुई है, हो सकती है, लेकिन अभी तक कहीं ऐसा दूर दूर संकेत नहीं जिससे कि मार्केट आप इस तरह से एकदम से गिरा दें। करेक्ट सर। चौथा, एफआईआई की खरीदारी में धीमापन, एक यही कारण है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायदा कारोबार के मार्जिन की बढ़ोतरी 2 दिन बाद एडजस्ट हो जाते हैं, पोजीशन ही खाली हो गई, अब एडजस्ट हो गए। पीक मार्जिन प्रोमोटर्स ब्लॉक बेच रहे हैं, पहले भी बेच रहे, तब भी बेच रहे हैं, इसी साल की शुरुआत से बेच रहे हैं। यस। और आईपीओ बाजार में अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हुआ, आगे भी हुआ। सो आई थिंक इन सब कारण में आपको जो पकड़ना है वो एफआईआई के नंबर आगे चलते हुए आज की बात, बस बाकी सब है ना, एक दिन के, एक घंटे के, 1-2 दिन के, ये कारण आते रहेंगे जाते रहेंगे हमेशा। करेक्ट सर। काम की चीज क्या है? काम की चीज है कि क्या वाकई में एफआईआई यहाँ से जोरदार बेचना शुरू कर देते हैं या वापस से खरीदना शुरू करते हैं। बस राउंड कर दो सर्कल, ये हाँ बीच में मेरे पास कोई है नहीं तो मैं पेन से राउंड कर ले रहा। इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप और ये सब बताने के पीछे पर्पज ये ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि अगली बार जब हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए एग्जैक्टली कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब इस पर 2-3 फॉलोअप सवाल भी हैं सर। अरे वाह, आज तो आप मैंने बोला आज तो तैयारी पूरी क्वेश्चन पेपर लेंदी है मेरा जी। आपने कहा भी लेंदी पे। क्या एक बार के लिए जो करेक्शन था, सेलिंग था, पैनिक था, वो होना था, वो हो चुका है या फिर यहाँ से मूव आ सकती है? चलिए यहाँ से अगर गिरते भी नहीं है, क्या एक बार के लिए जो 9 दिन के तेजी बन रही थी, रोज रिकॉर्ड बन रहे थे, क्या उस पर लगाम लग सकता है? देखो वो तो लग गया और थोड़ी देर रहेगा भी। तो पहली चीज तो ये दीप की देखिए, 2 चीजें आपको देखनी, नीचे कितना जा सकते हैं, रिकवर कब होंगे जी, है ना। राइट। तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, रिकवर कब होंगे। ओके। तो रिकवरी कैसे होती है, कब होती है? गाँव जितना गहरा हो रिकवरी में उतना ही वक्त। राइट। अब आपको कितना गहरा घाव लगा वो आपको पता है जी, या आपके डॉक्टर को पता है? डॉक्टर को कम पता होगा, सबसे ज्यादा आपको पता होगा। आपको पता है। सो आपकी पोजीशन में आप कितने लॉस में बैठे हैं, आप कितने ऊपर चढ़ गए हैं, या अभी भी आप हैं लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया, नीचे का लिया हुआ है। सो अगर नीचे का लिया तो आपका घाव गहरा नहीं है। सो पॉइंट है कि जब मार्केट में करेक्शन शार्प आता है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको रिकवर करने में टाइम लगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको 2 तरीके से दिया है। पहला, इस करेक्शन में क्या हो सकता है, 2 तरह से करेक्शन को आपको अप्रोच करना है। पहला प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, मैं पहले प्राइस वाइज करेक्शन की बात करता हूँ जी। और ये आज की पूरी कमेंट्री में सबसे काम की बात है दीप, जो अब आपके लिए आ रही है और हमारे दर्शकों के लिए आ रही है। प्राइस वाइज करेक्शन कहाँ तक घटना चाहिए, क्यों घटना चाहिए? जी। देखिए, तेजी की 2 वजह बनी थी। पहली वजह 3 विधानसभा के चुनाव के नतीजे जी, और दूसरी वजह अमेरिका में फेड के संकेत। 14 दिसंबर को फेड की मीटिंग थी गुरुवार को, शुक्रवार को हमने उछाल दिखाई और शुक्रवार को हमने 21,000 के पार निर्णायक रूप से निकले, बंद हुए 21,182 पर। ठीक है, तो हमने 21,000 के ऊपर का एक शानदार उछाल वहां से बनाया। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको
पहला करेक्शन खत्म करना है तो 21,000 के आसपास का लेवल का बनता है, 20,900 21,000। क्यों? क्योंकि वहां से आपने उछाल सेकंड, आपने अगर समझो दो चीजें हैं। एक ट्रिगर आपका क्या है? इलेक्शन की तेजी का, वो तो आपके पास फैक्ट है कि तेजी होगी, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। दूसरा ट्रिगर क्या है? फेड ब्याज दरें घटाएगा, वो अभी भी आपके हाथ में नहीं, उम्मीद है करेक्ट। घटा सकता है, घटाई नहीं है, घटा सकता है। करेक्ट। सो अगर आप पहला करेक्शन कंप्लीट भी करना चाहते हो, वहां आ जाइए जहां से आपने दूसरी तेजी की शुरुआत की थी, वो 20,900 21,000 था। तो अगर वहां आ जाते तो आपका एक ट्रिगर हाथ से निकल गया कि अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर हमारे बाजार पे असर न्यूट्रल हो गया। मुझे लगता है वहीं तक प्राइस वाइज करेक्शन होना चाहिए, पहली चीज। और इस प्राइस वाइज करेक्शन में अब जो अगली लाइन है सबसे काम की, 20,700 20,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहां पर इन्वेस्टर को पैसा लगाना है। अच्छा, पैसा लगाना है। 100%। ओके। कितना लगाना है? आपकी मर्जी हो उतना लगाना है। 25 से 33% कम से कम। ओके। अगर आपके पास 100 रुपये जेब में पड़े हैं और आप पहले आप पैसा नहीं लगा पाए कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगा कि इतना बढ़ जाएगा, मैं थोड़ा नीचे आएगा लगूंगा, फिर पता चला अरे ये तो फेड की मीटिंग के बाद और भाग गया, राइट। तो कम से कम फेड की मीटिंग अगर आपने उस समय मिस कर दी वो तेजी, तो वो तो ले लो। अगर और करेक्शन आया फॉर एग्जाम्पल, तो जहां से इलेक्शन के रिजल्ट के वक्त आप चले थे, दूसरा पैसा वहां डाल देना है। अगर वो लेवल आ गए तो। अगर आ गया तो आएगा नहीं, आ गया तो अगर बहुत एग्रेसिव है तो 50% डाल दीजिए। अच्छा, क्या बात है। एक दिन के करेक्शन में बाजार खत्म हो जाता है क्या? ताला थोड़ी लग जाएगा, बंद थोड़ी हो जाएगा। और मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं कि अगर आपने तेजी मिस की है, डाउ की तेजी मिस कर दी, कि हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा नीचे आएगा तब डालेगा, तो कम से कम वो लेवल तो आपको वापस मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। सो अब वो आप 21,000 20,900 पे डाल दें, 20,850 पे डालें, 20,700 पे डालें, ये तो देख के एक आध दिन में समझ में आपको आ जाएगा कि कहाँ डालना। बट ये लेवल, ये रेंज 100% बढ़िया है जहाँ आपको एंट्री करें। क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरा दूसरा टाइम वाइज करेक्शन। अब टाइम वाइज करेक्शन, आपने एक तरफा तेजी 25-25 दिन आपका मिड कैप इंडेक्स हाई बनाता है, एक तरफा चलता है, 5 दिन नहीं घट सकता, होता है, 7 दिन साइडवेज नहीं रह सकता। रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। माहौल कैसा है? दीप को खुद को पूछो आप, फिजिकली यहाँ है, मेंटली छुट्टियों के मूड में। यस। हाँ भी बोल दिया दीप ने, फ्लो में यस भी बोल दिया। देखो दिल की बात सही बात निकली। है। बात तो सही है। और अगला हफ्ता क्या है दीप? 3 दिन तो लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, 4 दिन मजबूरी में मार पीट के काम करना एग्जैक्टली। है। और जो जिन के पास जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सब छुट्टियां मनाने चले गए। आप और हमारे जैसे डेली वेजेस वर्कर काम कर रहे हैं, पड़ेगा। ठीक है। Exactly. सो अगला हफ्ता जाने दीजिए, जाने दीजिए। मंथली एक्सपायरी भी है, जी, ठीक है। तो थोड़ा ये टाइम वाइज करेक्शन हफ्ते 2 हफ्ते का हो सकता है। नए साल में नई शुरुआत बढ़िया तरीके से करेंगे। अगर उसके पहले ही खत्म हो जाए टाइम वाइज करेक्शन, वेल एंड गुड, वेरी वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप ये मान के चले कि भाई अगली एक्सपायरी मतलब ये महीने के अंत तक शांत रहेंगे, उसके बाद देखेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा शांत रहे, जो भी रहे, ये हफ्ता निकालना अपने को आराम से। क्लियर है? ये बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए। ये बात हो गई इन्वेस्टर्स की। अच्छा, आपने इन्वेस्टर्स की बात करी, ये इन्वेस्टर की थी। हाँ, ये इन्वेस्टर्स की थी। अभी ट्रेडर्स की बात करनी है। ट्रेडर्स के बाद समझनी हो, फिर इन्वेस्टर्स को क्या कुछ करना है ये भी समझना है। बट एक बार ट्रेडर्स का ट्रेडर्स का बताइए। आपको पोजीशन हल्की रखनी है। उछल कूद में आपसे पैसा नहीं बनेगा। हाँ उछल कूद में खरीदने का काम इन्वेस्टर का है, जी, ट्रेडर्स का नहीं, ठीक है। पहली चीज, मंथली एक्सपायरी तक आपको सावधानी रखनी, लेकिन इस सावधानी में पहले सपोर्ट लेवल पे नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना, मजबूत वाले अहम सपोर्ट लेवल वहां खरीदना, वहां खरीदना। दैट इज द ओनली चेंज। और एक चेंज और कि अब ऊपर में आपको थोड़ा अच्छा लेवल कोई मिलता है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक करके हल्के हो जाइए, वापस ले लीजिए, हल्के हो जाइए, वापस ले लीजिए। क्लियर है? ये ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आइए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कि पैसा कहाँ लगाना लगाना है, है। इस गिरावट में मैं सबसे पहले क्या खरीदूंगा? बताइए। आईटी। आईटी, यस, ओके। मुझे मजा आता है आजकल ऐसा अलग अलग जो लोग नहीं सोचते। इलेक्शन के बाद हमने HPCL और AMCs वगैरह हमने बोला, केमिकल दिवाली के वक्त किसी को पसंद नहीं था। आप बात कर रहे थे, आईटी हमने नॉर्थ में SIP में पहली पहली थीम, बिल्कुल। आप देख लीजिए, आईटी मेरी पहली पसंद है। यस, आईटी खरीदेंगे, केमिकल खरीदेंगे, ओके, पहली चीज। पहली चीज। दूसरा, हाई बीटा मिड कैप खरीदेंगे, जिसकी धुलाई पिटाई बढ़िया वाली हो रही 2 दिन से, कल से मतलब आजकल में 1 आध दिन और हो जाए, ये खरीदेंगे। बैंक खरीदेंगे, ओके, ये क्लियर कट। तो इसके अलावा हाई बीटा में कोई, किसी को हाई बीटा में कोई लोग अदानी ग्रुप के शेयर भी रख लेते हैं, किसी को NBFCs भी पसंद आती है। बट
आप हाई बीटा जो मार्केट के मूड के साथ जरूरत से ज़्यादा ऊपर नीचे पे, वहाँ मिड कैप में, नॉट स्मॉल कैप, मिड कैप, नॉट स्मॉल कैप, मिड कैप, वो खरीदेंगे और बैंक्स खरीदेंगे। ओके, चलिए, तो आपके पास सारी चीजें आ गई हैं। ट्रेडर्स को क्या करना है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है, अगर मौका मिले पैसा कहाँ लगाना है, कितना नीचे अगर यहाँ से गए बाजार तो जा सकता है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज की बात करते हैं सर। आज के लिए बताइए संकेत कैसे दिख रहे हैं फिर आपको, कहाँ पर है आपकी नजर। ग्लोबल नेगेटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट कॉशियस, ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, निफ्टी 20,921,000 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नीचे नहीं जाएगा, और अगर जाता है तो मेरी फेवरेट स्पेस है 20,720, 850। और दीप में एक चीज़ और बताऊं, अगर 20,720, 850 आता है, अब आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा और दीप भी ध्यान से सुनेंगे, अगर 20,720, 850 आज कल में अगले 1-2 दिनों में आएगा तो मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा। ओके, मैं डालूंगा, डालेंगे। हाँ, मेरा विचार है। ये मेरे को 2 जगह पैसा डालना है दीप। एक, जहाँ से फेड की मीटिंग के बाद तेजी की शुरुआत हुई थी, वो लेवल अगर पहले आ गया। दूसरा, जहाँ इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तेजी की शुरुआत हुई थी, तो वो तो अभी बहुत दूर है, तो 20,000 के आसपास के लेवल होते, इतने तो करेक्शन आप में कोई सोच नहीं रहा, लेकिन कम से कम फेड वाला करेक्शन ही वापस मिला, तो यहीं से एंट्री तो मारे। करेक्ट सर। टिकट खरीद के अंदर जाके थिएटर में बैठेंगे तब तो पिक्चर का मजा आएगा, बाहर से पोस्टर देखने में क्या मजा सही बात है ना। तो आइए, लीजिए टिकट, टिकट खरीदने के पैसे लगते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। तो ये, और लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों वहां लगाना है, क्यों वहां लगाना है, वहां से तेजी में। ठीक है, क्लियर है। ऊपर की तरफ 21,200, 21,325 पहली रेंज है रुकावट की, 21,375, 21,450 स्ट्रॉन्ग सेल जोन अब आपके लिए बनकर आएगा। 21,453 की लाइफ हाई क्लोजिंग है, उसको पार करने में पसीना आएगा। बैंक निफ्टी 46,947, 100 पहला सपोर्ट जोन है, इसका ठीक नीचे 46,750, 46,850। इस रेंज को थोड़ा सा चेंज करिए, इसको 46,650, 46,850 कर दीजिए। ये आपके लिए खरीदारी की मजबूत जगह है, और यहाँ पर आने पर आपको बैंक निफ्टी भी खरीदना है, बैंक निफ्टी भी खरीदना है। ओके, भी खरीदना है, हाँ, ठीक है। ठीक है। ऊपर 47,650, 47,850 पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 48,000, 48,150 तो परफेक्ट सप्लाई जोन है, वो तो आएगा ही नहीं, और आया तो बेचने आएगा ही नहीं, छोड़ दो, है ना। ठीक है, ये हो गया। एफआईएस की इंडेक्स मजे देखो, पूरे गांव में पोजीशन हल्की हो गई है, जेब हल्की हो गई है, सब कुछ हल्का हो गया। एफआई ने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, 3% अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ा ली है। यही तो बात है, इसलिए हुज डन इट, वो वाली बात है। हुआ कौन? हाँ, जो भारी थे ट्रेडर्स, लीवरेज पोजीशन, जिनके पास में ज्यादा जरूर क्या है कि जितना पेट में जगह उससे ज्यादा हम, वो एक वो कहावत, तो माले मुफ्त दिले बेरहम, मतलब मुफ्त का माल मिल रहा है तो भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, वैसा हो जाता है। खरीदो, हम लगातार बोल्ड इज और होल्ड इज और बोल्ड कॉल, डटे रहें, टिके रहें, जल्दी से बेचनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कैपेसिटी, जितना है उसको संभालो, उसको जल्दी भाई मत बेचो। राइट, और वही कॉल अभी भी है। छोटे मोटे बुल मार्केट में करेक्शन आएंगे, इससे कुछ बदला नहीं है। अगर मैं 2 घंटे के करेक्शन से बदल दूं 2 हफ्ते की, 2 महीने, 2 साल की तेजी, तो फिर कैसे चलेगा? मिनट टू मिनट तो आप नहीं कह सकते ना कि इस मिनट से इस मिनट तक तेजी है, इस मिनट से इस मिनट मंदी। तो इसलिए, लेकिन जब आप बुलिश भी हैं, लेकिन बुलिश में आपको पोजीशन तो कंट्रोल करना आपको आना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी झटका लगेगा, फिर आपकी अच्छी पोजीशन भी छूट जाएगी। अच्छी पोजीशन भी छूट, हाँ, मजबूत वाली भी होता है। क्या फिर लॉस होता है, तो लॉस के चक्कर में आपको प्रॉफिट वाली पोजीशन भी अच्छी वाली बेचनी पड़ती है, फिर रिग्रेट होता है। एफआईएस की होगी पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का लगभग ओवरसोल्ड है, 0.66 हल्के बाजार, बैंक निफ्टी 0.80 वेरी मच कंफर्टेबल, विक्स 4% वाला मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं ना बस। ठीक है, अब आते हैं फिर मौजूदा पोजीशंस और उनके शॉर्ट लॉसेस पर, स्टॉप लॉसेस पर बताएं। 21,000 इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे 20,850। ओके, बैंक निफ्टी इंट्राडे 47,000, क्लोजिंग बेसिस पर 46,800। अगर इंट्राडे में आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, आप 47,200 का भी रख सकते हैं, कल के लोअर लेवल का। लॉन्ग साइड के स्टॉप लॉस में आपको छेड़छाड़ की छूट है, आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से रखना है। ये कस्टमाइज होगा, क्योंकि आपको कहां तक लॉस, कहां तक रिस्क रखनी है, उस हिसाब से करिए। शॉर्ट साइड पर 21,300 इंट्राडे, 21,450 क्लोजिंग निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 48,000, क्लोजिंग 48,150। यहाँ भी आप चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर। ठीक है सर, गॉट इट।
नई पोजीशंस पर है। आज दीप नई पोजीशन दो तरीके से दी है मैंने। बताइए। निफ्टी बैंक निफ्टी में 4 स्ट्रेटजी मिलेगी। एक आइडियल स्ट्रेटजी, अगर गलती से बाजार वहां पहुंचे तो आपको क्या करना है, 20,850 21,000 इस रेंज में एंट्री मार लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा 21,000 20,900 की रेंज में लीजिए, 20,850 पे और लीजिए, 20,650 दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, मुझे पता है, सोच समझ के दे रहा हूँ, और वही लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैं 20,700 तक भी बायर हूँ, ओके। इसलिए, है ना। 20,650 का स्टॉप लॉस। टारगेट 21,075, 150, 21,200 तीन छोटे टारगेट, 21,225, 300, 350 बड़े टारगेट। दैट्स इट। बेचना है निफ्टी 21,300, 21,450 की रेंज में 2-3 टुकड़ों में, 300 पे एक, 350 और 400, 450 के आसपास एक और 3 टुकड़ों में निफ्टी बेचना है। अगर वहां आता है रिकवरी में, पक्का बेचना है, पक्का बेचना है। पक्का बेचना है। ठीक है। 525 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 21,200, 21,150, 21,100 और 21,025 तक के लिए। ठीक है। ठीक है, ये बेच ये तो आइडियल से ना। आइडियल। अब एग्रेसिव ट्रेड, जिसको जो तलवार लेके निकले ही घर से, बिना कुछ किए घर लौटूंगा नहीं, मैं तो ट्रेड करूंगा ही करूंगा, नहीं तो घर जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, हाँ, जिनको करना ही करना। इम्पल्सिव ट्रेडर, बिना किए, मतलब जब तक 1-2 सौदे की स्ट्रेस ना हो ना आपके वो रगों में, तब तक उनका खाना नहीं पचता। तो उनके लिए है, हमको सबका ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास सब तरह के पेशेंट है, तो उनके लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 21,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। 21,200, 21,225, 21,300 तीन छोटे टारगेट है, 325, 375, 425 बड़े टारगेट। दैट्स इट। एग्रेसिव ट्रेडर्स को बेचना है, बिल्कुल बेचिए। 21,250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जहाँ बंद हुए उसके ऊपर निकल काट लीजिए। 21,100, 21,025 दो छोटे टारगेट, 20,975, 20,925 दो मीडियम टारगेट, 20,900, 20,850 तक के फाइनल टारगेट। ठीक है। दोनों तरह के, दोनों तरफ सेम बैंक निफ्टी खरीदना है। बैंक निफ्टी 46,650, 46,850 आए तो पक्का लीजिए। ओके। 46,500 का स्टॉप लॉस होगा, 46,700, सॉरी 47,000, 47,100, 47,200 तीन छोटे टारगेट, 47,275, 350 और 47,450 के बड़े टारगेट। ठीक है, जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए, इस रेंज में आने पर पक्का बेचना है। वो रेंज क्या है? 47,650, 47,850। शॉर्ट में बता दूं, 46,650, 46,850 लेना है, 47,650, 47,850 देना है। ठीक है। अब आसानी से ये याद रहेगा, सिंपल आसानी से याद रहेगा। 1000 पॉइंट नीचे वाले में इधर 1000 पॉइंट। ठीक है, 48,000 का स्टॉप लॉस है, 47,525, 47,400। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे दर्शकों को आसानी से क्या समझ में आए, याद क्या रहे, क्योंकि इतने डेटा हम बोलते हैं 20 मिनट 25 मिनट में, तो अल्टीमेटली तो कंजम्पशन की, जिसको बनाने में मुझे इतना टाइम लगता है, तो जो आदमी सुन रहा है उसको भी तो याद करने में, कंज्यूम करने में टाइम तो लगेगा ना। इसलिए मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 48,000 का स्टॉप लॉस है और ये टारगेट 47,450, 375 तक के छोटे टारगेट, 325, 275, 200 के फाइनल टारगेट। ठीक है। सेम एग्रेसिव ट्रेडर्स। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर्स को 47,000, 47,200 में ही ले लेना है, वहीं पर ले लें। हाँ, अगर नीचे खुले रहा, आपको लगता है नहीं मैं तो भाई लूंगा, मैं तो कल ही खाली हो गया, और कई सारे लोग तो हो जाते हैं ना डे एंड पे, जीरो करके जाते हैं, तो वो तो रोज सुबह आके फिर नया कुआं खोदना, नया पानी निकालना है जी। तो उनको 47,200 में ले लेना है। 46,800 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 47,350, 450 दो छोटे टारगेट, 575, 650 दो मीडियम टारगेट, 47,725, 850 तक के बड़े टारगेट के लिए। टारगेट भी मैंने बड़े दिए, आ जाए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेके रखिए, नोट करके रखिए। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, तो उसको 47,700 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे 47,325, 47,200 और 47,100 तीन छोटे टारगेट हैं। 46,900, 46,850 दो मीडियम टारगेट, 46,750 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग वाली भी। गॉट इट सर, डन। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सेपरेटली अनिल जी ने आपको स्ट्रैटेजी भी दी है। 10 स्टॉक हैं बैन में, कल कुछ बदलाव भी हुए हैं। इंडिया सीमेंट्स वापस बैन में आ गया है। इस बार अशोक लेलैंड की एंट्री है, आई थिंक रेयर एंट्री है, यूजुअली दिखता नहीं अशोक लेलैंड आपको बैन में। बैन से बाहर है जी और IRCTC, बने हुए हैं डेल्टा, RBL इंडस, पीरामल, नैल्को सेल, मनापुरम, बलरामपुर। तो 10 स्टॉक्स हैं, 10 के 10, 2 की एंट्री हुई है, 2 की हुई है एग्जिट। डेटा पर आते हैं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ और चीजें जहां पर आपकी नजर है। कुछ नहीं दीप, देखो FI वगैरह डेटा तो मैं बता ही चुका हूँ, इतनी सारी ब्लॉक डील्स के एडजस्टमेंट, बट अदरवाइज नेट उन्होंने खरीदारी की है, बिकवाली नहीं की, तो कोई ऐसी कोई टेंशन है। देखो 8,600 करोड़ की टोटल ब्लॉक्स है, उसमें भी आप 6,200 के तो एम्बेसी है, वो रेट्स की निकाल दो। सो आई थिंक नेट FI ने खरीदा ही है, लोकल फंड ने भी खरीदा ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। FNO डेटा के लिए आज से मेक और ब्रेक लेवल दो ही हैं, नीचे 21,000 जहाँ बड़ा सपोर्ट है, और ऊपर में 21,200। 21,200 के ऊपर से आप मजबूत होना शुरू करेंगे और 21,000 के नीचे से फ्रेश कमजोरी होगी। ये आपके लिए शुरुआती रेंज है,
फिर उसके बाद 21,300 पर हल्की फुल्की रुकावट, 90 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी का डेटा इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। एक्सपायरी हो गई। कल कौन पोजीशन बनाएगा ना तेजी की बनाए, वीकली एक्सपायरी बढ़िया हुआ। बैंक निफ्टी तो एकदम सोचते हुए जान छूटी। हल्का हो गया। अच्छा, आपने एक ट्वीट भी डाला है सर बाजार को लेकर, कहाँ थमेगी ये, जरा उस पर बताएं क्या है? बिल्कुल सबको वही जानना है, और कितना गिरेगा, आज पैसा लगाऊं, किस में लगाऊं, जवाब है। बिल्कुल आपको सुन लीजिए अच्छे से, आपको जवाब मिल जाएगा, कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, कितना लगाना है, एकदम क्लियर। और अभी स्टार्टिंग में तो आपने बताई भी दी है सारी चीजें। आइए फिर स्टॉक्स अनिल जी के रेडार पर आज क्या है कल की मूव के बाद, ये जानते हैं बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। ऑर्किड फार्मा है, ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। 670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 700, 715, 730 लंबे टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नुआमा की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 900 रुपये का लक्ष्य दिया है। उनका ये कहना है कि जो प्रोमोटर बदले, नए प्रोमोटर आए हैं, वो जो कुछ भी बता रहे थे, जो भी कुछ भी कह रहे थे, वो करके दिखा रहे हैं, उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। और दूसरा PLI स्कीम जो चल रही है, जिसमें API बिजनेस में इनका रेवेन्यू और मुनाफा काफ़ी बढ़ सकता है, उसको लेकर भी बुलिश है। महीने भर के अंदर भी एक 8 दिसंबर को रिपोर्ट आई थी इन्वेस्टेक की, उन्होंने 800 का टारगेट दिया था, अब नुआमा का 900। तो इस स्टॉक पर ब्रोकरेजेस अब पॉजिटिव होते दिख रहे हैं, रडार में रखिए। और फार्मा शेयर थोड़े से बेहतर हैं, ये है आपके लिए। पहले भी हमने इस पर बात करी है टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से। और लेंदी पेपर को मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा लेके भी 8:33 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी इतना तो ग्रेस मार्क। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो पेपर लेंदी था सवाल भी, अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो मार्केट को लेकर, आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इसका मैंने जवाब नहीं दिया और आप जानना चाहते, जल्दी से आप मुझे ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे दीजिए, मेरी टीम मुझसे तैयार है। तो मैं शो के दौरान अगर ऐसा कोई सवाल है, अब ये मत पूछना कि इस शेयर में क्या करूँ, उस शेयर में क्या करूँ, उतना बैंडविड्थ नहीं है उतने शो में जगह। बट अगर आपको ब्रॉडली कोई और चीज़ समझनी है, जाननी है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए जल्दी से, मैं आपके सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। और बाजार के बारे में जानना हो सर, आगे की राह कैसी रहेगी? जो भी क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक पे एक लिमिट है, कितना बताएंगे, बट अदरवाइज आपको ब्रॉडली अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो जल्दी से लीजिए। डन सर। आइए फिर बात करते हैं हमारी टीम के साथ और लेते हैं आज की खबरें, ट्रिगर्स और सारी ब्रोकरेजेस भी। नुपुर, कुशल और आशीष हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों के साथ। गुड मॉर्निंग। ऑल कार्गो के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करने वाला है, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि API ग्रीन एनर्जी पर आज आपको फोकस करके चलना है। बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस को तय किया जाएगा, तो ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैंस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा, तो सारी QIP रिलेटेड अपडेट्स है, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। IPO के लिहाज से आइनॉक्स इंडिया की आज होने वाली है लिस्टिंग। प्राइस बैंड देखें तो इसका 660 रुपये के आसपास है। इशू साइज 1460 करोड़ की थी और OFS था ये पूरा का पूरा, सब्सक्राइब हुआ था 62 टाइम्स के आसपास। ग्लोबल के लिहाज से USA में आज क्वार्टर का GDP डेटा आते हुए दिखेगा, तो ये भी मैक्रो के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। IPO का सीजन है और काफ़ी सारे IPO अपडेट्स भी है। आज इनोवा कैपटैप का IPO खुलता हुआ दिखेगा, 26 दिसंबर तक ये ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड देखें तो 426 से 448 रुपीज़ के, इशू साइज 570 करोड़ का है, OFS 250 करोड़ के आसपास का है और कंपनी ने 170 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स से फंड जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम नजर आएंगे ICICI प्रूफ फंड, कोटक महिंद्रा फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बंधन फंड जैसे आपको नाम नजर आएंगे। IPO अपडेट्स बता देती हूँ। आज आज़ाद इंजीनियरिंग का दूसरा दिन है, अब तक करीबन 3 गुना बढ़ते हुए दिखा। NII में 6 गुना सब्सक्रिप्शन आया, रिटेल में 4 गुना से बढ़ता हुआ नजर आया और एम्प्लॉयज़ भी देखे तो 2 गुना सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। हैप्पी फोर्जिंग पर भी फोकस करना है, आज इसका दूसरा दिन है, कल इसका दूसरा दिन था, आज बंद हो जाएगा। अब तक देखे तो करीबन 7.5 गुना बढ़ते हुए दिखा है। NII में 16.5 गुना का सब्सक्रिप्शन है, रिटेल में देखे तो 7.5 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। क्रेडो ब्रांड्स पर भी फोकस है क्योंकि ये IPO भी आज बंद हो जाएगा। अब तक 7 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। QIB में 35% सब्सक्रिप्शन आते दिखा है। NII में 11.5 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा और रिटेल भी 9 गुना तक बढ़ते हुए नजर आए। RBZ ज्वेलर्स, इसका भी आज दिन है और ये बंद हो जाएगा।
टोटल अब तक 7 गुना बढ़ते हुए दिखा। एनआईए में 3.5 गुना का सब्सक्रिप्शन है और रिटेल में देखेंगे तो 13 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। सूरत एस्टेट पर भी फोकस करना है, ये बंद हो चुका है आईपीओ और अब तक देखें तो करीब पूरा जो सब्सक्राइब हुआ है वो 16 गुना हुआ है। क्यूआईबी में 24 गुना, एनआईए में 19 और रिटेल में देखें तो 9 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आए। मुथूट माइक्रोफिन ये भी आईपीओ बंद हो चुका है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन इसका 11.5 गुना है, क्यूआईबी में 17.5, रिटेल में 7.5 और एम्प्लॉय में भी 5 गुना बढ़ते हुए दिखा है। और लास्ट में मोतीचंद ज्वेलर्स जो आईपीओ पूरा बंद हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 160 गुना सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी में 157, एनआईए में 234 और रिटेल में देखें तो 122 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ओके, ये है आपके लिए ढेरों अपडेट्स और खबरें। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? मॉर्निंग दीपा, खबरों के लिए आज से फ्लेयर राइटिंग है, ये अपनी दूसरी तिमाही के नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं और स्पेसिफिकली मिले जुले नंबर्स देखने को मिले हैं। मार्जिन 21.3% से घटकर 20.9% और मुनाफा 32 से 33 करोड़ होता हुआ दिखा है, तो 3% की बढ़त यहाँ पर हुई है। खबरों के लिए आज से जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहने वाला है। सोनी के साथ जो मर्जर पर अपडेट आता हुआ दिखा है और यहाँ पर सोनी मर्जर की तारीख बढ़ाने पर चर्चा के लिए सहमत है। साथ ही मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय से 1600 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखा है और 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए रक्षा मंत्रालय से ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ नजर आया है। कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर 19 दिसंबर को 488 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने करार कर लिया है। नेवल वेसल पर तैनात इक्विपमेंट की मरम्मत रखरखाव के लिए ये करार इन्होंने किया है। जहाँ तक टार्सन प्रोडक्ट्स का सवाल है, कंपनी जो है नर्ब R&D GmbH और दूसरी एक कंपनी है, उनका कुल मिलाकर इन्होंने अधिग्रहण किया है लगभग 135 करोड़ रुपए में और ये जर्मनी में मेडिकल और लैब डिस्पोजेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है। अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर 26 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है फंड जुटाने पर। अब फंड कैसे जुटाएंगे देखना होगा। इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। कुछ खबरें आ रही है डीएलएफ को लेकर, जहां पर कंपनी ने गुड़गांव में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और पंचकुला में रेसिडेंशियल टाउनशिप लॉन्च की है। दोनों प्रोजेक्ट से कुल मिलाकर लगभग 1400 करोड़ की आय का पोटेंशियल है। और अंत में एक श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स, ये स्टॉक है जहां पर एबेकस फंड्स ने खरीदारी की है लगभग 34.5 लाख शेयरों की 1103 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। साइज देखेंगे तो 382 करोड़ रुपए का है। ओके, कुछ बड़े ब्लॉक्स हुए हैं कल, जैसे हम बात भी कर रहे थे, और कुछ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स पर रखनी है नजर। ब्रोकरेजेस जान लेते हैं एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, एग्री सेक्टर के ऊपर एचएसपीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स और साथ में अगर आप देखें तो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट है, यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेकंड हाफ थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। तो यूपीएल यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, 572 रुपये का भाव है, 750 रुपये का टारगेट दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज, जहाँ पर पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, यहाँ पर एचएसपीसी अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 3571 रुपये स्टॉक का लुढ़क हो गया है भाव, टारगेट है 4100 रुपये का। धानु का एग्रेटेक की खरीदारी की राय दे रहे हैं, 925 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 1200 कर दिया है। बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पर होल्ड की रेटिंग है, लेकिन जो टारगेट है वो 5000 से बढ़ाकर 5600 कर दिया। और रैलिस इंडिया, ये स्टॉक शायद इन्हें थोड़ा सा पसंद नहीं है, अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। 242 का भाव चल रहा है, लेकिन इनकी तरफ से टारगेट है 195 रुपये का। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर के ऊपर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में अगर आप देखें तो स्टील की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन प्रेफर कर रहे हैं ये कोल इंडिया। हिंडाल्को और टाटा स्टील के मुकाबले इनको कोल इंडिया पसंद आ रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को इन्होंने बरकरार रखा है। अभी कोल इंडिया का भाव चल रहा है 352, इन्होंने जो टारगेट है वो 385 रुपये से बढ़ाकर 425 कर दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट एडजस्ट किया है, 630 से बढ़ाकर 700 कर दिया है, 842 का भाव चल रहा है। और टाटा स्टील ये स्टॉक पसंद है क्योंकि खरीदारी की राय दी और टारगेट जो है इन्होंने 145 से बढ़ाकर 160 कर दिया, 130 रुपये का भाव चल रहा है। हिंडाल्को पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। और अंत में डीएलएफ, जहाँ पर कुछ नए लॉन्चेस की खबर आ रही है, तो इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 675 का भाव, 770 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिस पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का।
ऑलवेज ब्राइट शाइनिंग एंड स्माइलिंग। सेठी साहब से करेंगे हम शुरुआत। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल हमने बहुत दिनों बाद एक ढंग का प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन बाजार में देखा। कारण कुछ भी हो, मैं आपको सुन रहा था, 6-7 कारण फ्लोट हो रहे थे बाजार में, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या AIF पे जो RBI ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उस पे हो या रेड सी पे जो टेंशन है उसका हो। बट हमने एक चीज़ किया है, कल पूरी दुनिया भर के बाजार को गाइड किया है। जिस पैटर्न हमारे बाजार का था वही पैटर्न कल US के मार्केट्स का हुआ। सुबह खुले तब वो पॉजिटिव थे, बट बाद में वहाँ पे भी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक ज़बरदस्त बिकवाली देखी गई। बट ओवरऑल मुझे लगता है बाजार में ये जो करेक्शन हुआ है इतना ज़्यादा वारंटेड नहीं था। हालांकि ठीक है, लोगों के बहुत पैसे बने तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्लस जो स्टॉप लॉसेस डाले हुए होते हैं वो सब ट्रिगर होते हैं, तो उस लिहाज से ये इतनी भारी बिकवाली देखने को मिली। बट मुझे लगता है कोई भी अगर मौका बाजार में स्ट्रेंथ का दिखे तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाकी अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है, पिक्स ऑफ द डे, 2 पिक ऑफ द डे है। एक तो F&O सेगमेंट से DLF में खरीदारी करने की सलाह है, जो कल 675 पे बंद हुआ है। आज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और वैसे भी स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और कुछ खबरों में भी है, 2 नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। मुझे लगता है DLF वुड बी अ गुड बाई एट द करंट लेवल। 690 के टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक भी आज खबरों वाला स्टॉक है माझगांव डॉक। डिफेंस का सेक्टर बिल्कुल इंडिया सेंट्रिक सेक्टर है और यहाँ पे भी इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आज कल की गिरावट के बाद रिकवर होना चाहिए। तो 2125 का आज का मेरा माझगांव डॉक में टारगेट है और 2020 का स्टॉप लॉस रखना। के तो 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। पहला है DLF और दूसरा है मजगांव डॉक, जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। इसके अलावा भी सेठी साहब से कुछ और पिक्स होंगी, हम थोड़ी देर में लेंगे भी, लेकिन उससे पहले आइए किया जाए स्वागत कुणाल जी का। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर पिक ऑफ द डे। विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज आप दूसरे स्थान पर है, हमें भी नहीं हो रहा, आपको भी नहीं होना चाहिए। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, करिश्मे होते हैं। हाँ। और आज अनिल जी यकीन हो गया अनिल जी दूसरे स्थान पर, यानी कि सिल्वर मेडल अनिल जी, तो बड़ी उपलब्धि है ये। और अनिल जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो लेट आए हैं। और खरीदारी की राय है, आज बिकवाली की राय है अनिल जी, बड़े अफसोस के साथ बेचने की राय देनी पड़ रही है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, तो बेचने की राय है एस्कॉर्ट्स में। अब एस्कॉर्ट्स में देखिए बड़ा ब्रेकडाउन हमने कल ही के ट्रेड में देख लिया, तो कोई उछाल आए तो बिकवाली करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई उछाल, कोई रिकवरी आज आपको शुरुआत में ट्रेड में देखने को मिल जाए तो सेल करें। और मुझे लगता है कि जिस तरह का पैटर्न बना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर बन गया है, जिसका ब्रेकडाउन भी हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देख लिया, तो मुझे लगता है कि 2700 के लेवल्स भी आपको यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। तो उछाल में कोई 3000 के आसपास ये आपको दिखाई दे तो वहां शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखें 3050 पर, 3050 पर। पहला टारगेट होगा 2900 का, दूसरा टारगेट 2850 रुपए का। बिकवाली की राय है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स बेचें, ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। राय सुमित जी की भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाय का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के अंदर मोमेंटम तेजी का बन सकता है। स्टॉक का नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स में सपोर्ट है 1860 1870 के पास है, तो 1860 का लेवल जब तक अजंता फार्मा में नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना है और फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं 1860 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जैसे ही आज 1900 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो फिर इसके अंदर मोमेंटम एक अच्छा बन सकता है और यहाँ से ऊपर के मूव में 1950 रुपए से लेके 1975 रुपए तक के लेवल अजंता फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो 1860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1950 1975 के टारगेट्स की। ओके, ये है राय आपके लिए अजंता फार्मा में। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज वो दिन याद आ रहे हैं स्कूल के, जब वो बच्चा जो कभी पास नहीं होता था अनिल जी, गलती से मतलब अच्छे नंबर ले आता था तो टीचर भी पिटाई करता था उसकी और घर पे भी पिटाई होती थी कि चीटिंग करी है अनिल जी। तो कुणाल जी को सिल्वर मेडल देख के वो वाले बच्चे याद आ रहे हैं अनिल जी आज। एक मिनट, कुणाल जी बता रहे हैं उन्होंने क्या किया। जी कुणाल जी। अनिल जी साफ साफ कहिए अनिल जी बंसल जी को कि अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं अनिल जी उनको, तो अपना बचपन याद आ रहा है। चलिए बढ़िया है, लेकिन आज की स्कोर शीट तो यही बता रही कि कुणाल जी कैसे भी निकले, लेकिन निकले आगे आ गए बिल्कुल। हाँ जी बंसल जी बताएं सर।
और अनिल जी मेरा भी जो पिक ऑफ द डे है बिकवाली की राय है, बेचना है हीरो मोटरकॉर्प 3795 के अराउंड की क्लोजिंग है, 3900 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3650 के लक्ष्य के लिए हीरो मोटरकॉर्प पे बिकवाली की राय। ओके, 3650 के टारगेट के लिए हीरो मोटो में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। आइए जरा और कुछ स्टॉक्स जो पसंद है सेठी साहब को वो भी जान लेते हैं, बताएं सर। जी, जो डीएलएफ के बाद एफ&ओ सेगमेंट से जो दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो है औरोबिंदो फार्मा। कल 1032 पे बंद हुआ है, 1060 का आज का टारगेट, 1015 का स्टॉप लॉस। फार्मा स्टॉक्स मुझे लगता है उतने खराब नहीं होंगे, और कल इस स्टॉक में जब बाजार अच्छे थे तो एक बहुत शानदार तेजी चल रही थी, बट बाद में बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक भी अपने डेज लो के आसपास बंद हुआ। बट मुझे लगता है अगर बाजार रिकवर होते हैं तो अच्छा करेगा, तो औरो फार्मा में खरीदारी करने की सलाह। तीसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस, ये जो लैब वाली कंपनियां हैं, ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोविड को लेके थोड़ा कंसर्न है, और उस लिहाज से कल गवर्नमेंट की मीटिंग भी थी और कुछ स्टेट्स में थोड़ा टेस्टिंग वगैरह बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, तो मुझे लगता है उसका फायदा मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 1594 पे बंद हुआ, 1630 का टारगेट, 1580 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें खरीदारी करनी है। एक तो क्रूड ऑयल में जो तेजी हुई है उसका फायदा होता है, फिर विंडफॉल जो टैक्स है वो सरकार ने हाल ही में कम किया, स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में है। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 2560 का टारगेट, 2510 का स्टॉप लॉस। और फाइनली यूपीएल, जिसपे एचएसबीसी की पॉजिटिव रिपोर्ट है और ये भी अच्छे सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 595 का टारगेट है, 555 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल्स सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही अनिल जी की तरफ से भी एक और आपके लिए पिक ऑफ द डे आने की तैयारी में है। 9 बजे अनिल जी आपको एक और पिक ऑफ द डे देंगे, इसका भी करिए इंतजार। मजगांव डॉक की सेठी साहब ने बात करी, ऑफकोर्स ऑर्डर विन है तो उसका भी इसे फायदा मिलेगा, बस साथ ही ऑर्डर विन आया है कोचिन शिपयार्ड के लिए भी। 488 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने करार किया है। इसी अगली तिमाही से यहाँ पर काम भी आपको शुरू होते हुए दिख सकता है। जरा इस बार चार्ट देख लें सुमित जी कोचिन शिपयार्ड की, और बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर। जो स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक के और सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड 1222-24 के आसपास कल का क्लोजिंग है। छोटा मोटा डिप हो सकता है इसके अंदर आ जाए, जो कि नीचे में 1200-1180 के लेवल आ सकते हैं मार्केट की गिरावट के साथ, बट ऐसा कोई भी डिप आता है तो कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करना है। ऊपर में इसके इमीडिएट टारगेट 1300 रुपए तक के देखने को मिलेंगे, और 1300 का लेवल क्रॉस करने पे एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ की बनेगी, तो कोई भी डिप आते हैं तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और छोटे मोटे डिप में नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर मिलेगी। इसका मेजर सपोर्ट है 1160-1180 के पास, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपको रखनी है नजर, और मजगांव डॉक दोनों पर आपको एक एक्शन आज आते हुए दिख सकता है। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको आज एक्शन बनते हुए दिख सकता है, इस पर भी रखिए नजर। टार्सन्स प्रोडक्ट, सेठी साहब टार्सन्स प्रोडक्ट पर कोई राय? 135 करोड़ में एक ये जर्मन कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। मेडिकल और लेबोरेटरी डिस्पोजल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कारोबार है, कोई व्यू रखते हैं सर इस पे? नहीं, देखिए इस स्टॉक को भी मैंने भी बहुत पहले कवर किया हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और मुझे लगता है खबरें पॉजिटिव है, और स्टॉक आजकल वापस से फोकस में भी है। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा, तो जिन्होंने लिया उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और बाकी अगर बाजार में गिरावट आती है और स्टॉक को और थोड़ा करेक्ट होता है तो डेफिनेटली एक मौका होगा मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करने का। ओके, श्रीराम पिस्टन्स, कुणाल जी एक बार इसका चार्ट देख लें। छोटा काउंटर है, ज्यादा हमारे चर्चा में आता नहीं है, बट कल बाजार के एक दिग्गज निवेशक के रेडार पर आया है। सुनील सिंघानिया साहब के एबेकस फंड ने यहाँ पर 34.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। स्टॉक कल हमने देखा भी जबरदस्त उछाल था, 5% के अपर सर्किट पर था। जरा एक बार इसके चार्ट पर राय दें। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, और कल देखिए बाजार में इतनी तीव्र गिरावट के बावजूद भी इसका सर्किट नहीं खुला, तो हमने देखा कि सर्किट फ्रीज पर रहा स्टॉक, और जबरदस्त सपोर्ट है स्टॉक में 1000 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि 1000 पर अब एक नया बेस बन चुका है, और इस स्टॉक में आपको एक अच्छा अपसाइड बनता हुआ दिखाई देगा। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। मुझे लगता है कि 1400 के लेवल्स के आसपास अगला कंजेशन चार्ट पर दिखता है, तो वहां तक का रास्ता साफ है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, और कोई गिरावट आती है तो उसमें मेरी खरीदारी की राय है। ओके, गिरावट आती है तो खरीदारी की राय। वैसे तो कल 5% के सर्किट पर लॉक था पूरे दिन, देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस पर आएगा।